Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 16 और 17 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है हमने उसे रिवाइज कराया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, भारत ने किस वर्ष तक शून्य सड़क दुर्घटना मौत होने का लक्ष्य रखा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई 2030। वर्ष 2030 तक भारत ने ये लक्ष्य रखा है कि रोड एक्सीडेंट फेटेलिटीज 0 हों। तो चलिए इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। 13 अगस्त को हमारे केंद्रीय मंत्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने ये अनाउंसमेंट की है कि भारत का विजन है कि वर्ष 2030 तक भारत में 0 रोड एक्सीडेंट फेटेलिटीज़ हों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में रोड एक्सीडेंट्स में कई लोगों की जान जाती है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। और इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो कई सारे रोड सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम्स ला रही हैं ताकि इन इश्यूज़ को ग्राउंड लेवल पर सुलझाया जा सके। और इसके तहत 21,000 किलोमीटर रोड्स हैं उनका मुआयना हुआ है और उसमें से 3,000 किलोमीटर का जो रोड लेंथ है उस पर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चालू है। जैसे कि अगर वो कुछ रोड्स इन्फीरियर क्वालिटी के मटेरियल्स यूज़ हुए हैं या उनमें और कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनको ग्राउंड लेवल से ठीक किया जाएगा ताकि रोड एक्सीडेंट्स कम से कम हों। इसके अलावा इनका मानना है कि अगर बेहतर रोड इंजीनियरिंग हो और लोगों में जागरूकता ज़्यादा हो तो इससे जो हमारा रोड एक्सीडेंट्स है वो 50% तक कम हो सकते हैं। और इसके लिए सरकार नए नए अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स ला रही है। बहुत बार एक्सीडेंट ह्यूमन एरर्स के कारण भी होते हैं कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो नहीं करते, हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, इसके कारण भी बहुत लोगों की जानें जाती हैं। तो लोगों में ये अवेयरनेस या फिर ये जागरूकता फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए इस मिशन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ने 7,000 करोड़ रुपए कमिट किए हैं ईच, यानी कि कुल मिलाकर 14,000 करोड़ रुपए ये दो संगठन ने कमिट किए हैं ताकि भारत का जो 0 रोड फेटेलिटीज़ का टारगेट है वर्ष 2030 तक अचीव किया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि अलग अलग जो अपकमिंग गवर्नमेंट स्कीम है उनके टारगेट्स क्या क्या हैं। भारत का टारगेट है कि वर्ष 2025 तक टीबी पूरी तरह से एलिमिनेट कर दी जाए। 2022 तक का टारगेट है भारत का कि सभी लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग प्राप्त हो। इसके अलावा 2022 तक भारत का ये टारगेट है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनकी इनकम को डबल की जाए। और इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है भारत का पहला किसान रेल। इसके अलावा 2020 तक भारत का टारगेट था कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो और इसके तहत अब तकरीबन 24 स्टेट्स इंटीग्रेट हो गए हैं। इसके अलावा वर्ष 2030 तक भारत का टारगेट है कि हम 500 गीगावाट की सोलर पावर जनरेट करें। 2024 तक इंडिया का टारगेट है कि हर घर जल हो। इसके अलावा 2022 तक भारत का टारगेट है कि उत्कर्ष हो भारत में, जो कि है एक रोड प्लान बाय आरबीआई। और 2024 का हमारा विजन है कि सब लोगों के पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो। ये काफ़ी रिलेटेड है हर घर जल। इसके तहत सभी घरों में टैप वाटर कनेक्शन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के बाद पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इनमें से अपनी कौन सी स्पीच दी है इंडिपेंडेंस डे के ईव पर? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी 7th। भारत ने 7th कॉन्जिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे पर स्पीच दी है आफ्टर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो 2019 में दोबारा वापस आई है। सेकेंड टाइम उन्होंने इलेक्शन जीता है और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 7th टाइम स्पीच दी है।
ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए बात करते हैं बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में कि उन्होंने कितनी बार झंडा फहराया है। तो सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराया है जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार। दूसरे नंबर पर है इंदिरा गांधी जिन्होंने झंडा फहराया है 16 बार। तीसरे नंबर पर है डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने झंडा फहराया है 10 बार। चौथे नंबर पर है हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिन्होंने झंडा फहराया है अब तक 7 बार। पांचवें नंबर पर है अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन्होंने झंडा फहराया है 6 बार। उसके बाद है राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव दोनों ने 5-5 बार झंडा फहराया है। और उसके बाद मोरारजी देसाई ने झंडा फहराया है 2 बार। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी झंडा फहराया है 2 बार। और बाकी जो 4 प्रधानमंत्री हैं जो कि हैं चरण सिंह, वीपी सिंह, एचडी देवे गौड़ा और इंदर के गुजरात, उन्होंने सबने एक एक बार झंडा फहराया है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इसके अलावा भारत के 2 प्रधानमंत्री हैं जिन्हें झंडा फहराने का मौका नहीं मिला। पहले है गुलजारी लाल नंदा और दूसरे हैं चंद्रशेखर। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जो कि रिलीज़ की गई थी जुलाई 2019 में, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, जे सत्यनारायण इज द हेड ऑफ द कमिटी जिन्होंने नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जुलाई 2019 में रिलीज़ की थी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। दो 2017 की जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी भारत की, उसमें नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी के लिए एक प्रपोजल दिया गया था और उस कमेटी को हेड कर रहे थे उस टाइम UIDAI के पूर्व चेयरमैन जे सत्यनारायण, और उन्होंने ही नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट जुलाई 2019 में रिलीज़ की थी। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट क्या है। इसके तहत जो हमारे पेशेंट्स हैं उन्हें एक यूनिक हेल्थ आईडी दिया जाएगा। सब पेशेंट्स का अलग यूनिक आईडी होगा, जस्ट लाइक आधार। और इसमें वो अपनी डेटा अलग अलग हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स के साथ डिजिटली शेयर कर सकते हैं। मतलब इनके इसमें जो पेशेंट्स हैं उनके पास फुल कंट्रोल होगा कि वो अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। और इसके बाद अगर वो कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें अपना ये हेल्थ आईडी आधार के साथ लिंक करना होगा। इससे कई सारे फ़ायदे हैं पेशेंट्स को, बिकॉज उनकी जो हेल्थ हिस्ट्री है, एलिमेंट हिस्ट्री है, वो पता होगी, वो डिजिटली स्टोर की जाएगी इस हेल्थ आईडी में, ताकि जब उनका ट्रीटमेंट हो फर्दर तो डॉक्टर्स अगर उस आईडी में इंफॉर्मेशन चेक करना चाहते तो उन्हें पता चल जाएगा कि उस पेशेंट की क्या है हेल्थ हिस्ट्री, उनको कौन कौन से ड्रग्स दिए गए हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसे कई सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगे और ये सब डिजिटली रिकॉर्डेड रहेंगे, ताकि इससे डॉक्यूमेंट्स को मिसप्लेस होना या फिर और तरह के प्रॉब्लम्स होना, इश्यूज नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, भारत के ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत कितने एस्टिमेटेड अमाउंट एलोकेट किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 42,068 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत में। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था उसमें उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के बारे में भी घोषणा की थी और उसके लिए हमारी सरकार ने 42,068 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो 15 अगस्त की स्कीम में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये अनाउंसमेंट की थी कि अगले 1000 दिन में, यानी कि 15 अगस्त 2020 से अगले 1000 दिन यानी कि लगभग 3 इयर्स में 6 लाख जो भारत के गांव हैं उन्हें ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट किया जाएगा।
और ये हमारी मोदी सरकार कहती है दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये कनेक्ट किया जाएगा भारत नेट द्वारा, जो लगभग ले करेंगे 8 लाख किलोमीटर का इंक्रीमेंटल ऑप्टिकल फाइबर केबल। यानी कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है इसकी जो लेंथ है वो होगी 8 लाख किलोमीटर और ये कवर करेगी 2.5 लाख प्लस ग्राम पंचायत को। और इसके लिए हमारी केंद्रीय सरकार ने अंदाज लगाया है कि इसके एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा 42,068 करोड़ यानी कि 6.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। इसमें कई सारे टेक्निकल स्नैक्स वगैरह हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा, काफ़ी डिलेड है और इसमें हाल ही में चाइनीज़ कंपनीज़ को बिड करने से बैन कर दिया गया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इससे रिलेटेड ये काम और भी पीछे होते जा रहा है। और सिमिलरली हाल ही में भारत ने लक्षद्वीप में ऑप्टिकल फाइबर केबल इनॉग्रेट किया था और इससे अब 4G सर्विसेज सही ढंग से लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में चालू हो जाएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अनाउंस की है कि वो एक नई नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020 इंट्रोड्यूस करेंगे। किस एजेंसी के अंडर में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के अंडर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो एक नई नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अनाउंसमेंट की है कि भारत में एक अब नई नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी होगी जो कि NCSS 2020 और ये देख रेख की जाएगी बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि 2019 में इजराइल का जो साइबर फर्म है जिसका नाम है NSO ग्रुप, उन्होंने जो हमारे भारतीय हैं उनका व्हाट्सएप को हैक कर दिया था। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है जो वर्ष 2013 में रिलीज़ की गई थी उसमें भी कई सारे इश्यूज़ वगैरह थे तो उनको एड्रेस किया जाएगा। उसमें जो टेक्निकल स्नैक्स है उन्हें एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा यूएस के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के विसल ब्लोअर है जिनका नाम है एडवर्ड स्नोडेन, उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो NSA है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र सर्विलेंस है वो भारत के जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं उनको भी ट्रैक करता है। तो ये काफ़ी बड़ा एक टेक्निकल स्नैग आप कह सकते हैं। इससे भारत की जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है डोमेस्टिक वो दूसरे देशों में चली जाती है। तो इन सब को एड्रेस किया जाएगा इन आर न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स के प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 को जिनका मिशन है कि 1 इंडिया 1 एग्रीकल्चरल मार्केट हो हमारे किसानों के लिए, उसका नेतृत्व कौन करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी नरेंद्र मोदी। फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 है, उसका नेतृत्व करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स जिनका प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस है 2020 वो 1 इंडिया 1 एग्रीकल्चरल मार्केट क्रिएट करेगा। इससे जो पूरे भारत में हमारी जो सप्लाईज है हमारे किसानों की वो पहुंचाई जा सकेंगी और इसका नेतृत्व करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे जो हमारी फार्मर्स की इनकम है वो भी डबल हो जाएगी और उन्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मतलब जो रजिस्टर्ड मंडीज़ है उसके बाहर भी वो अपना जो प्रोड्यूस है उसे बेच सकते हैं, बेटर इनकम अर्न कर सकते हैं और ये प्रमोट करेगा बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स आउटसाइड द फिजिकल प्रेमाइसेस।
तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जो फिजिकल प्रेमाइसेस है, जो रजिस्टर्ड मंडी है, उसके बाहर भी जाके वो अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं और इससे बेटर इनकम कमा सकते हैं और उससे उनकी जो लाइफस्टाइल वगैरह है वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। तो इससे हमारा जो 2022 का टारगेट है कि हमारी जो फार्मर्स की इनकम डबल हो, वो भी काफ़ी हद तक अचीव होगी। और इसके अलावा जैसे कि हमने आपसे ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया था कि हाल ही में भारत ने अपना पहला किसान रेल रन किया है फ्रॉम महाराष्ट्र टू बिहार, जो कैरी करेगा पेरिशेबल गुड्स, यानी कि जो हमारे किसान हैं जो फल और सब्जियां उगाते हैं वो कैरी करेगी ये वीकली बेसिस में ये किसान रेल, और इससे अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाएगा हमारे किसानों का प्रोड्यूस। तो ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि ये हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उनके काम में। और जो हमारा वास्टली रेगुलेटेड एग्रीकल्चरल मार्केट है उसमें जो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगी और फ्री एंट्री एंड एग्जिट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ एक फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी गूगल। हाल ही में गूगल ने सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर एक फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है कि जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उन्होंने गूगल के साथ एक फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव यानी कि बाढ़ को फोरकास्ट करने का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसके तहत जिनके पास भी स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, जिन भी यूज़र्स के पास, उनके पास कई तरह के न्यूमरस अलर्ट्स पब्लिक में भेजे जाएंगे कि एक फ्लड जैसी सिचुएशन उस राज्य में अराइज करने जैसे हैं। इससे जो भी यूज़र जिनके पास स्मार्टफोन है उनको ऑलरेडी मतलब पहले अलर्ट्स मिल जाएगा अबाउट दी वेदर कंडीशंस और वहाँ पर बाढ़ आने जैसी संभावना है। इसके अलावा वो जो बाढ़ ग्रसित इलाका है उसके अपडेट्स भी इससे चेक कर सकते हैं और अपना जो सेफ्टी है उसे भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कुछ एरिया में कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और बाढ़ आने की आशंका है तो उस रीजन के लोगों को अलर्ट पहले से मिल सकता है और वो खुद सेफ्टी जोन्स में पहुंच सकते हैं ताकि उन्हें कम से कम नुकसान हो। और इसके अलावा जो करंट वाटर लेवल है उस एरिया का, बाढ़ग्रस्त इलाकों का, उससे भी चेक किया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने हाल ही में शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है आर्म्ड फोर्सेस के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में हमारे शास्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा है कि एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने हाल ही में अनाउंसमेंट की है अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोडक्ट हमारे शास्त्र बलों के लिए जिसका नाम है शौर्य केजीसी कार्ड। इसके फीचर्स काफ़ी सिमिलर है टू किसान क्रेडिट कार्ड और इससे लगभग 45 लाख हमारे जो भारतीय शास्त्र बल हैं उन्हें फ़ायदा होगा। इसकी जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी सिंपल है और इसमें किसी का भी फिज़िकल प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। ये डायरेक्टली ये कार्ड के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि फुलफ़िल की जाएगी और इसमें जो हमारा इंडियन फ्लैग है उसके तीनों कलर्स इस कार्ड में मिलेंगे ताकि हमारे इंडियन फ्लैग और हमारे इंडियन आर्मी को हमारी जो इंडियन फ्लैग है और हमारे इंडियन आर्मी को सम्मानित करने के लिए। और इसमें जैसे कि नॉर्मल केसीसी कार्ड यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें 2 लाख तक की फैसिलिटी दी जाती है, इसमें लाइफ कवर 10 लाख रुपए तक का मिलेगा। और इसके अलावा जैसे किसी को मशीनरी खरीदनी है या फिर इरिगेशन फैसिलिटी इम्प्रूव करनी है या फिर क्रॉप्स के लिए बीज वगैरह खरीदने हैं तो इससे इस कार्ड के माध्यम से उन्हें सहायता मिलेगी। इस कार्ड के तहत वो उसे परचेज कर सकते हैं और अपना खेती कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी के हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। इसकी खोज की गई थी अगस्त 1994 में
इनके सीईओ का नाम है आदित्य पुरी, जो कि सीईओ रहेंगे टिल अक्टूबर 2020, और इनके जो नेक्स्ट सीईओ है उनका नाम है शशिधर जगदीशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर महेंद्र धोनी के साथ ये अनाउंसमेंट की है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे 15 अगस्त 2020 को? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए, द आंसर इज डी सुरेश रैना। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेंगे। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। 15 अगस्त को सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेंगे, और ये डिसीजन उन्होंने इंस्टाग्राम पर बताया है। रैना का जो पिछला मैच था भारत के लिए वो उन्होंने खेला था जुलाई 2018 में। इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए 18 टेस्ट खेले हैं, 226 ओडीआईज खेले हैं और 78 T20s खेले हैं भारत के लिए। और महेंद्र सिंह धोनी ने खेला है 4000 महेंद्र सिंह धोनी ने स्कोर किया है 4876 टेस्ट और 10773 ओडीआईज रन्स, और इसके अलावा T20s में उन्होंने 1617 रन्स बनाए हैं, और उन्होंने कुल खेले हैं 90 टेस्ट, 350 ओडीआई और 98 T20s। चलिए बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, 15 अगस्त 2020 को भारत अपना कौन सा इंडिपेंडेंस डे मना रहा था? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी 74। 15 अगस्त 2020 को भारत अपना 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारा 15 अगस्त 2020 को भारत हमारा 74th इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, और हमारे प्रधानमंत्री जी राजघाट वो विजिट किए थे, और वहाँ पे उन्होंने महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट्स पे किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत को अंग्रेज़ों के राज से इसी दिन इंडिपेंडेंस मिली थी, वर्ष 1947 में। तो चलिए, और उस दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दी थी। तो चलिए उसकी हाइलाइट्स क्या क्या है एक बार जान लेते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी ने कहा था कि अगले 1000 दिनों में, यानी कि लगभग 3 सालों में 6 लाख भारत के गांव कनेक्ट किए जाएंगे ऑप्टिकल फाइबर्स से, जिसका हमने ऑलरेडी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने अनाउंस किया था कि ऑप्टिकल फाइबर लिंक कनेक्ट करेगा लक्षद्वीप को मेनलैंड के साथ। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है उसे भी लॉन्च किया जाएगा। तो इसके बारे में भी हमने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं, आप डिटेल्स वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि भारत जल्द ही एक नई साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आएगी, और उन्होंने 1 इंडिया 1 मार्केट फॉर फार्मर्स की भी अनाउंसमेंट की थी। इसके अलावा उन्होंने वोकल फॉर लोकल एंड सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया था, यानी कि आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया था। इसके अलावा उन्होंने फोकस किया था मेक इन इंडिया फॉर डिफेंस सेक्टर, और इसके लिए आत्मनिर्भर सप्ताह भी ऑब्जर्व किया था 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में। और उन्होंने ये भी कहा था कि वो 1 लाख एनसीसी के कैडेट्स को बॉर्डर एरिया पर डिप्लॉय करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ही जल्दी असेंबली इलेक्शंस होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, अटल बिहारी जी वाजपेयी की 2nd डेथ एनिवर्सरी किस दिन मनाई जाती है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई 16 अगस्त। 16 अगस्त को हम मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो 16 अगस्त 2020 को मनाई जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि। उनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर
1924 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और वो पहले बीजेपी के पहले पर्सन थे जो प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के। उन्होंने भारत का प्राइम मिनिस्टर के रूप में 3 बार सर्व किया है। एक बार 1996 में, दूसरी बार 1998 और 1999 में, और तीसरी बार 5 वर्षों के लिए फ्रॉम 1999 टू 2004। उनका जो 1998 और 1999 का जो टर्म है वो काफ़ी स्पेशल है, बिकॉज इसी टाइम भारत को फुल्ली न्यूक्लियर स्टेट घोषित किया गया था उनके नेतृत्व में। इसमें पोखरान में उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट करवाए थे। 5 टेस्ट हुए थे जिनका नाम था शक्ति 1 टू शक्ति 5, और ये 2 दिन किया गया था। एक बार मई 11 को 3 टेस्ट हुए थे और दूसरी बार मई 13 को 2 टेस्ट किए गए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, चेतन चौहान का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल के साथ जुड़े हुए थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, क्रिकेट। क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे चेतन चौहान। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। भारत के पूर्व ओपनर चेतन चौहान जो कि लाइफ सपोर्ट पे थे, यानी कि वेंटिलेटर पे थे कई टाइम से ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, उनका निधन हो गया है 16 अगस्त को 73 साल की उम्र में। इसके अलावा वो कोविड-19 के लिए भी पॉजिटिव हुए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई। उन्होंने अपने करियर में रिप्रेजेंट किया था भारत को 44 टेस्ट में और 7 ODIs में इन एन इंटरनेशनल करियर ऑफ 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल का जो उनका करियर था उसमें उन्होंने इंडिया को 40 टेस्ट और 7 ODIs में रिप्रेजेंट किया था, और उनका करियर था फ्रॉम 1969 टू 1981। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC रिलेटेड हो, रेलवेज रिलेटेड हो, जैब रिलेटेड हो, कैब रिलेटेड हो, या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं, और उसके बाद वहाँ से आप अपने डिज़ायर्ड मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी शिकायत हो, कोई कंप्लेंट्स हो, तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर हम आपके लिए कुछ स्पेशल ला सकते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।